पाठ 23 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। किसी विषय पर क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा भाषा सरल होनी चाहिए। घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से देना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कहावतों एवं संबंधित दृष्टांतों का भी प्रयोग करना चाहिए। नीचे दिए गए निबंध पढ़िए और स्वयं भी लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. मेरी रेल यात्रा। पिछले महीने मेरे चाचा जी की शादी थी। हमें उनकी शादी में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाना था। इसके लिए हमने पहले ही टिकट रिजर्व करा लिए थे। शाम को हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहां पर बहुत भीड़ थी। भीड़ देखकर और शोरगुल सुनकर मैं तो घबरा गया। जैसे तैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे। लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। पिताजी ने कहा कि हमने टिकट पहले से ले रखे हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। आरक्षण चार्ट में अपनी बर्थ का नंबर देखकर हम गाड़ी में बैठ गए। मैं खिड़की के पास बैठा। बाहर भीड़ और भी अधिक बढ़ गई थी। सामान बेचने वाले गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे। कहीं कहीं पुलिस वाले भी थे, पर लगता था उनके वश में भीड़ को रोकना नहीं था। गार्ड ने सीटी बजा दी। रेल भी सीटी देते ही चल पड़ी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। हमारे डिब्बे में कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जिनका टिकट आरक्षित नहीं था। टीटी ने उन्हें निकाल दिया। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मौसम सुहावना था। बाहर दूर दूर तक फैले हरे हरे खेत दिखाई दे रहे थे। पास के पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर हम बातें करने लगे। पिताजी ने अनेक बातें समझाईं। इसी बीच टीटी आ गया। उसने हमारा टिकट देखा। कॉफी वाले से हमने कॉफी ली। फिर बातें करते करते हम सो गए। सुबह उठे तो हरिद्वार स्टेशन आ गया था। यहाँ भी स्टेशन पर भीड़ थी, पर दिल्ली से कम। गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही लाल वर्दी पहने कुली अंदर आ गया। बड़ी कठिनाई से हम उतरे। चाचा जी हमें लेने आए थे। रेल यात्रा करके मैं बहुत खुश था। यह रेल यात्रा मुझे सदा याद रहेगी। दिल्ली लौटकर मैंने अपने मित्रों को इस यात्रा के बारे में बताया। 2. गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, ऑफिस, बाजार आदि बंद रहते हैं। दिल्ली को खूब सजाया जाता है। विद्यालयों और सरकारी संस्थाओं में प्रातःकाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की निराली धूम होती है। वहां एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मुख्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ, राजपथ के विजय चौक पर होता है। वहां राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां उन्हें सलामी देती हैं। देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। अनेक प्रदेशों की झांकियां निकाली जाती हैं। वायुयान पुष्प वर्षा करते हैं। इस प्रकार यह उत्सव संपन्न होता है। मुझे यह त्योहार बहुत अच्छा लगता है। हमें इस दिन उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ अर्पित कर दिया। हमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारा तिरंगा सदा गर्व से लहराता रहे। 3. वसंत ऋतु। हमारा देश बहुत विशाल है।
यहाँ पर वर्ष में 6 ऋतुएं और 3 मौसम होते हैं। ऋतुओं के नाम इस प्रकार हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। मौसमों के नाम इस प्रकार हैं: गर्मी, जाड़ा और बरसात। हर एक ऋतु 2-2 मास की और हर एक मौसम 4-4 मास का होता है। वसंत को ऋतुराज कहते हैं। यह ऋतु चैत्र और वैशाख मास में आती है। इसके आने से पहले ही प्रकृति में चारों ओर नई बहार छा जाती है। पेड़ पौधे नई नई पत्तियों से लद जाते हैं। भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। आमों पर बौर आ जाता है। कोयल कूकने लगती है। जाड़ा कम हो जाता है। सभी प्राणियों में नए जीवन का संचार होता है। चारों ओर आनंद का सागर लहरा उठता है। खेतों में सरसों पर पीले पीले फूल खिलते हैं। चारों ओर मधुमाती और सुगंधित हवा चलने लगती है। वसंत के दिनों में ही होली का त्योहार आता है। चारों ओर होली के गीत और बाजों की ध्वनियां गूंजने लगती हैं। होली के दिन तो इतना रंग उड़ता है कि धरती ही नहीं, आकाश भी लाल हो जाता है। वसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए इसे ऋतुराज भी कहते हैं। 4. मेरा देश सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये पंक्तियां हर हिंदुस्तानी के मन में बसी हैं, क्योंकि इनमें भारत और भारतीयों के चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। वास्तव में मेरा भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। यह एक विशाल देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो शीश पर मुकुट की तरह सुशोभित है। इसके 3 ओर सागर हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। मेरे देश में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। संसार में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं बारी बारी से नए नए रूप में आती हैं। भारत भूमि ऋषियों, मुनियों और शूरवीरों की भूमि रही है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इसी देश में राम और कृष्ण ने अवतार लिया। इसी भूमि पर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, विवेकानंद और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। दुनिया भर में सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी ने भी इसी देश में जन्म लिया। आधुनिक युग में गांधी जी ने ही सारी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और देशों के लोग रहते हैं। सभी मिलजुल कर प्रेम और एकता के साथ रहते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है। 5. पेड़ पौधे और हम। अपने आसपास पेड़ पौधों और हरियाली को देखकर मन प्रसन्नता से भर उठता है। मानव जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी और मित्र हैं। वृक्ष वायुमंडल की हवा को शुद्ध रखते हैं, मौसम की कठोरता को कम करते हैं और विषैली गैसों को समाप्त करते हैं। वृक्ष हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण वृक्षों की बढ़ोतरी से ही दूर हो सकता है। पेड़ पौधों से हम लकड़ी, फल, अनाज, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। यह चिंता की बात है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अंधाधुंध वृक्ष काटता जा रहा है। वृक्षों के कटते रहने से मानव जीवन को खतरा पैदा हो गया है। मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। इसी कारण धरती के कुछ भागों में या तो लगातार कई वर्ष तक सूखा पड़ जाता है या फिर भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी
वृक्षों के कटान का ही परिणाम है। प्राकृतिक असंतुलन की इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए आज बड़े वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। यदि हम अपनी सभ्यता और मानव जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। उन वृक्षों का पालन पोषण और रक्षण भी करना होगा। वृक्षों को बचाकर ही हम पर्यावरण और स्वयं को बचा सकते हैं। 6. मेरी प्रिय अध्यापिका। अध्यापक बच्चों के भविष्य निर्माण की नींव होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व और आचार विचार में अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे विद्यालय में कुल 60 अध्यापक हैं। वे सभी बहुत योग्य, परिश्रमी और अनुभवी हैं। इन सभी में मुझे कुमारी कंचन वर्मा सबसे अच्छी लगती हैं। वे हमारी हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका हैं। कंचन जी जब भी पढ़ाती हैं तो हम सभी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। वे पाठ को समझाते समय सरल भाषा का प्रयोग करती हैं और पाठ के साथ अनेक मनोरंजक कहानियां जोड़ देती हैं। इसी कारण हम सभी को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। उनका मुस्कुराता चेहरा हमें बहुत भाता है। हमारी कक्षा अध्यापिका होने के नाते वे हम सभी का बहुत ध्यान रखती हैं। मेरी कक्षा अध्यापिका हर विद्यार्थी के साथ बहुत मेहनत करती हैं। वे सदैव हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं। उनका व्यवहार बहुत ही शालीन है। उन्हें संगीत और नाटक में बहुत रुचि है। विद्यालय में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में उनका बड़ा योगदान होता है। वे एक आदर्श अध्यापिका हैं। मैं भी उनके जैसी बनना चाहती। 7. सुबह की सैर। जीवन में सुखी रहने के लिए मन को प्रसन्न रखना आवश्यक है। मन तभी प्रसन्न होता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे सरल तरीका है सुबह की सैर। सुबह की सैर शरीर में स्फूर्ति और ताजगी भर देती है। इसे बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सब आसानी से कर सकते हैं। सुबह का शांत और सुंदर वातावरण मन को प्रसन्नता से भर देता है। सुबह की सैर यदि बाग बगीचे, नदी किनारे या किसी पहाड़ी स्थल पर की जाए तो प्रकृति का सौंदर्य हमारे मन को अपनी ओर खींच लेता है। यदि मन प्रसन्न हो तो व्यक्ति सारा दिन काम करने से थकता नहीं है। पूरा दिन वह ऊर्जा से भरा रहता है। सुबह की भीनी भीनी खुशबू लिए ठंडी हवा में सैर करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इससे हमारा रक्त शुद्ध होता है। हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। मैदान में नंगे पैर हरी भरी घास पर चलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। सुबह की शुद्ध वायु हमारे मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है। प्रातः की सैर हमेशा लंबी लंबी सांस लेते हुए थोड़ी तेज चाल से करनी चाहिए। इससे शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। अतः हम सभी को स्वस्थ, निरोग और आनंदित रहने के लिए सुबह की सैर अवश्य करनी चाहिए। 8. होली। होली भारत का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। रंगों का त्योहार होली जीवन में रंग और उमंग भर देता है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के अगले दिन दुल्हनडी मनाई जाती है, जिसमें सुबह फाग खेला जाता है। होली के विषय में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से नाराज हो गया। उसके निर्देश पर उसकी बहन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका प्रहलाद को जलाकर मारने की भावना से आग में बैठी थी, किंतु ईश्वर की कृपा से वह आग में जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। इसी खुशी में प्रतिवर्ष होली का त्योहार मनाया जाता है।
होली का त्योहार नई फसलों से भी जुड़ा है। इस समय गेहूं और चने की नई फसल तैयार हो जाती है, जिसे आग में भूनकर खाया जाता है। फाल्गुन मास में ही श्री कृष्ण भी अपनी गोपियों के संग होली खेला करते थे और पूरे ब्रज में धूम मचाते थे। आज भी वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी के नारों के साथ लोग गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों से होली खेलते हैं। होली के अवसर पर घरों में गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने मित्रों और परिचितों से गले मिलते हैं और सभी भेदभाव मिटाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। होली शांति और सद्भाव का त्योहार